हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास में मेरे जो मध्यकालीन नोट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास मैंने गुप्तोत्तर काल से स्टार्ट किया है ताकि हमको एक लाइन में समझता आ जाए सब कुछ। तो ये जो मेरा गुप्तोत्तर काल से जो आरंभ है उसके नोट्स प्रिपेयर होने लगे हैं और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। गुप्त काल, स्वर्ण युग काल हम शायद पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे फायान का यात्रा विवरण, गुप्त काल की कला और साहित्य पर प्रकाश और अशोक और समुद्रगुप्त की तुलना, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा गुप्तकालीन कला और साहित्य पर प्रकाश डालो। फ्रेंड्स, हमको ये आपके 2020 के अनुसार अगर चेंज होता है सिलेबस तो 5 नंबर में, और वैसे अगर 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें देखिए मैंने ये एक पेज में कवर किया हुआ है। पहले हमने इनके कला के क्षेत्र में लिखा, फिर हमने साहित्य के क्षेत्र में लिखा। फालतू हमको ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना है कि गुप्त काल कब स्टार्ट हुआ, तो कौन से राजा हुए, तो क्या क्या उनकी प्रसिद्धि रही, ये कुछ नहीं करना है। हमसे पूछा क्या है, उनने हमसे पूछा है गुप्तकालीन कला और साहित्य पर प्रकाश डालो, तो मतलब हमको कला के क्षेत्र में बताना है और हमको साहित्य के क्षेत्र में बताना है ना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं जो नोट्स तैयार करके आपको दे रही हूँ, बहुत से लोग उनकी कॉपी करके वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस के साथ साथ वो भी नोट्स जैसे कि मैं तैयार कर रही हूँ वही का वही लेके मुझसे PDF, और वो खुद भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो जो तैयार कर रहे हैं वो मेरे ले तो रहे हैं, लेकिन पूरा जितना मैं लिखती हूँ उतना पूरा आंसर्स को नहीं कर पा रहे, और आपको शॉर्ट आंसर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी हुई है, तो प्लीज़ आप भी को भी अगर लगता है तो आप मुझे बताइएगा, और बहुत ध्यान रखिएगा कहीं आपको आधा अधूरा आंसर तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंसर अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। तो गुप्तकालीन कला और साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कला के क्षेत्र में। तो गुप्त काल में कला का चरम विकास हुआ। अब हमको क्या करना है, बहुत छोटा मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। तो हमें कला का चरम विकास हुआ ये नहीं लिखेंगे गुप्त काल में हुआ, तो हमारा आंसर एक छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा हो जाता है और हमारा टाइम कंज्यूम करता है। तो कला का चरम विकास हुआ। सेकंड, हजारों मूर्तियों का निर्माण हुआ। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति, जैसे हजारों मूर्तियों का निर्माण हुआ जिसमें से 3 सुंदर बुद्ध की मूर्ति मिली। कौन कौन सी? सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति, और बुद्ध में तांबे की मूर्ति, और अनेक भवन, है ना। तो कला के क्षेत्र में हमने क्या लिखा? कला का चरम विकास हुआ, हजारों मूर्तियों का निर्माण हुआ, 3 सुंदर बुद्ध की मूर्तियां मिली। कौन कौन सी? सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की तांबे की मूर्ति। अब हम देख रहे हैं साहित्य स्थापत्य कला का चरम विकास और मंदिरों का निर्माण कराया गया। क्या कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया गया, अब हम वो लिख लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे मध्यकालीन इतिहास के नोट से इनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बुकिंग की रेट है 250 रुपये। आफ्टर दैट ये इसकी रेट जो हो जाएगी वो 350 रुपये हो जाएगी जब नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। जैसा कि ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी स्टार्टिंग में आज आपको कुरियर हो गए हैं जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया था ज्योग्राफी का नोट्स। ज्योग्राफी के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी का नोट्स बहुत ज़्यादा मेहनत से बना हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सर्कुलेट हो। साथ ही ये जो आपका मध्यकालीन इतिहास है ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दूँगी। तो आप अगर चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में लेना तो आप मुझे को पेमेंट कर दीजिए और बुक कर दीजिए। बाद में इसका रेट 350 हो जाएगा, और अगर आप इसका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी की रेट इसकी 470 रुपीज़ है। तो स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ, अनेक भवन और मंदिरों का निर्माण हुआ। कौन कौन से मंदिर हैं? जबलपुर का विष्णु मंदिर, नागौर का शिव मंदिर, अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, और अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र। जबलपुर का विष्णु मंदिर, नागौर का शिव मंदिर, अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, और अजंता की गुफाओं का भित्ति चित्र। अब हम पढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो गुप्त शासक जो थे बहुत ज़्यादा साहित्य प्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। ये साहित्य के प्रति हम देख रहे हैं। नवरत्नों में कालिदास प्रसिद्ध थे। विशाखदत्त गुप्तकालीन साहित्यकार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त नाटकों की
रचना की। गद्य काव्य में विष्णु शर्मा प्रसिद्ध साहित्यकार थे। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन महान साहित्यकार थे। शूद्रक तथा विशाखदत्त दो महान नाटककार थे। तो इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि गुप्त काल की थी वो हमने यहाँ लिख ली, और गुप्तकालीन कला और साहित्य के क्षेत्र में हमने ये लिख ली। देखिए फ्रेंड्स, ये हमसे 100 शब्दों में पूछा। अगर हमसे यही 15 नंबर में पूछेंगे, 300 शब्द में पूछेंगे, तो हमको इसी को डिस्क्राइब करके लिख देना है। जैसे कि जबलपुर का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, नागौर का शिव मंदिर कहाँ, जगढ़ का कानपुर पार्वती मंदिर कहाँ है। इसी साहित्य के क्षेत्र में कालिदास की रचना है, पूरे हम लिख देंगे। फिर अलग अलग राजा लिख देंगे, अलग अलग राजाओं के दरबार में जो से साहित्य थे, साहित्यकार थे, उनका नाम लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमसे अभी 100 शब्दों में पूछा है, तो हमने वही कला के क्षेत्र में संक्षिप्त जानकारी दी और फिर साहित्य का क्षेत्र में संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम पढ़ने वाले हैं फायान का यात्रा विवरण बताओ। फायान जो थे एक चीनी यात्री था और हमारे भारत यात्रा के दौरान आया था। तो जब वो यात्रा पे आया था तो उसने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के बारे में भी बोला, जलवायु के बारे में बोला मध्य प्रदेश की। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो फायान एक चीनी बौद्ध यात्री थे, लेखक और अनुवादक थे। क्या है? फायान एक चीनी बौद्ध यात्री, लेखक और अनुवादक थे, जो 399 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका, आधुनिक नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए थे। आप यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं। फायान एक बौद्ध यात्री था, 399 से 492 ईस्वी तक काल, और ये कहाँ पे आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आए थे, इतना लिख सकते हैं। अब है फायान की भारत यात्रा में उन्होंने क्या बोला? तो फायान मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहते हुए गांधार पहुँचा था। वहाँ से मथुरा, कन्नौज, पेशावर, काशी, सारनाथ आदि नगरों के दर्शन करता वो ताम्रलिप्ति पहुँचा था। तो फायान की सबसे पहले भारत यात्रा में हम लिखेंगे कि वो कैसे उसने भारत यात्रा की। तो फायान मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहते हुए गांधार पहुंचा। वहां से कहाँ गया? मथुरा, कन्नौज गया, पेशावर गया, काशी गया, सारनाथ गया और वहां से फिर ताम्रलिप्ति पहुंचा। भारत में लगभग फायान 6 साल रहा। अब फायान भारत में 6 साल रहा तो उसने भारत का विवरण भी दिया। क्या विवरण दिया देखते हैं। यहाँ के विभिन्न भागों में उसने भ्रमण किया। इसके विवरण से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दिशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फायान ने महसूस किया कि भारत में राज्य का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा को सुखी बनाना था। फायान ने क्या महसूस किया कि भारत का जो राजा था वो अपनी प्रजा को सुखी बनाना चाहता था। क्रय विक्रय में कौड़ियों का उपयोग होता था, बहुत कम कर लिया जाता था, और जो क्रय विक्रय होता था, सामान खरीदते तो उसमें कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। औषधालय खोले गए और कम कर जो होता था। जब फायान ने बताया कि जो उनका समय था चंद्रगुप्त का, उस समय कर बहुत कम लिया जाता था, क्रय विक्रय कौड़ी का होता था और औषधालय खोले जाते थे। दंड विधान कठोर नहीं होते थे। यात्रियों जब रास्ते में जाते थे तो उनको कोई भय नहीं होता था। धर्मशालाएं और मुफ्त भोजन उनको दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये फायान ने इस प्रकार से भारत के बारे में बोला। और क्या बोला? उत्तरी भारत के लोग धर्मात्मा तथा संपन्न थे। वे सदाचारी तथा विद्या प्रेमी थे। व्यवहार में पूर्णतः सत्य का पालन करते थे। उत्तरी भारत के जो लोग थे, जैसे कि अपन लोग हैं, अच्छे बढ़िया धर्मात्मा थे, संपन्न थे, सदाचारी थे, विद्या प्रेमी थे, व्यवहार में पूरी तरह सत्य का पालन करते थे। उस समय की स्थिति की हो रही, अभी वर्तमान उत्तर भारत की नहीं हो रही है। गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, मतलब ब्राह्मण धर्म का पोषण करते थे। वो उनको अपने पास रखते थे, उनका पालन पोषण करते थे। जो गुप्त काल था उसमें ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था में था, मतलब ब्राह्मणों को अच्छा माना जाता था। अन्य धर्मों को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। व्यक्ति हर धर्म को मान सकता था। पंजाब, बंगाल, मथुरा में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी, और जो पंजाब, बंगाल, मथुरा था वहाँ पे बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। भारत में रह के फायान ने संस्कृत सीखने का प्रयास किया। उसने महायान और हीनयान संप्रदाय के लिए अलग अलग विहार देखे। उसने यहाँ पे संस्कृत सीखने का भी प्रयास किया था और महायान हीनयान संप्रदाय के अलग अलग बौद्ध विहार देखे। तो इस प्रकार से फिर चतुर्थ बौद्ध संगति में हमने पढ़ा है कि जो धर्म है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया था। तो इस प्रकार से हमने ये भारत की यात्रा कैसे की, उसने क्या विवरण किया भारत के राजा के बारे में, भारत के कर के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में। तो इस प्रकार फायान ने ये वर्णन किया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा इसमें और रह गया है, सॉरी। फायान ने पाटलिपुत्र में अशोक के सुंदर भवन को देखा। फायान ने पाटलिपुत्र की बहुत तारीफ करी है, वर्तमान पटना है जो। इस भवन की सुंदरता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था और कहा, इस प्रकार पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर भवनों के ऊपर भवन बनाने का कार्य देवतागढ़ ही कर सकते हैं। उसने पाटलिपुत्र के बारे में बोला था कि इस पाटलिपुत्र बहुत सुंदर बना था, पत्थर और लकड़ियों से बना हुआ था। उसने बोला पत्थरों के ऊपर पत्थर रखने का कार्य केवल देवता कर सकते हैं। इस प्रकार चीनी यात्रा फायान की भारत यात्रा भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमने फायान ने जो भी अपनी यात्रा में करा था वो हमने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी इसकी पूछे जाने की कला है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष सम्राट अशोक और अकबर के बीच की कड़ी है, समझाइए। तो हर्ष के चरित्र में ऐसे गुण, इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि मतलब हर्ष में अशोक के भी गुण हैं और बाद के अकबर, पहले के अशोक के, हर्ष के पहले अशोक, उसके भी उसमें गुण हैं और अकबर जो उसके बाद में उनके भी उसमें गुण हैं। तो हर्ष के चरित्र में ऐसे गुण विद्वान थे जो अशोक में नहीं थे। उसने उस नीति का अनुसरण किया, वही अशोक की नीति थी। उसने अशोक तथा अकबर की तरह विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करी। जैसे अशोक ने पूरे विश्व में विजय, भारत में विजय प्राप्त करी, ऐसे ही अकबर ने की, ऐसे ही हर्ष ने भी की और उसने भी सम्राट का पद प्राप्त किया तथा देश की ऐतिहासिक एकता स्थापित की। इसके बाद उसने अशोक की तरह अपनी संपूर्ण शक्ति शांति के कार्यों में लगा दी। हर्षवर्धन, जैसे कि अशोक धम्म नीति करता था, हर्ष भी बौद्ध संगीति करता था और बौद्ध सम्मेलन बुलाता था। इस प्रकार से जो अशोक की धम्म नीति थी उसी प्रकार से कुछ हद तक हर्ष भी अपनी धार्मिक नीति अपनाता था और देश की भौतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति में दोनों ने ही सहयोग दिया। अशोक की तरह उसने धार्मिक सहिष्णुता तथा सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को समान महत्व दिया, जो आगे चलकर अकबर की धार्मिक नीति का कारण बना। यही कारण है कि अशोक को क्या बोला जाता है, अशोक को क्या बोला जाता है, हर्ष को बोला जाता है अशोक और अकबर के बीच की कड़ी। 100 शब्दों में लिखना है, हमको इतना ही लिखना है बस। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन। ये मेरा नोट्स का पैकेज है, आप देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास का बुकिंग स्टार्ट हो गया है, अभी प्राइस इसकी 250 रुपये है। आप अभी चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से आपको इनको ग्रुप में, अपडेट ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। पेड ग्रुप है ये, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेड ग्रुप है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक, अभी तो मैं थोड़ा कम भी दे पा रही हूँ, जैसे ही आपका मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा 5-6 तारीख तक, आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलेगा। बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन यहाँ आपको मिल जाएगा और इन ग्रुप में जुड़कर आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप आंसर्स राइटिंग करेंगे और जब मैं खुद आंसर राइटिंग आपको कराऊंगी तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जिन लोगों ने भी ये नोट्स मेरे से लिए हैं उनको सबको ग्रुप में जोड़ लिया गया है। जो भी नोट्स लेते जाएंगे आपको उन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।